बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त किसी बेकरार दरिया की तरह है जो अपने ही किनारों से टकराता हुआ रास्ता भी खुद बनाता है और शोर भी खुद उठाता है। कभी सतह पर सुकून का गुमान होता है और कभी तह से तूफान सर उठा लेता है। एक तरफ कोट लखपत की बुलंद फसीलों के पीछे से उठती हुई आवाजें हैं जो माह रमजान की सातों में एहतजाज की घंटी को थाम लेने का मशवरा देती हैं। दूसरी जानिब इक्तदार के ऐवानों में लफ्जों के नेज़े संभाले खड़े किरदार हैं जो हर बयान को मार्का बना देते हैं। इबादत के महीने में सियासत को तवक्कुफ का मशवरा देना गोया शोर के समुंदर में सकूत की चादर बिछाने के मुतरादिफ है। मगर सवाल यह है कि क्या यह चादर वाकई लहरों को थाम सकेगी या सिर्फ वक्ती ठहराव का फरेब देगी। अडियाला की दीवारों के अंदर सेहत की कहानी भी किसी नीम व दरीचे की मानिंद है, जहां से रोशनी भी आती है और साए भी लंबे हो जाते हैं। एक तरफ तसल्ली बख्श मुआयने की बाज़गश्त है तो दूसरी जानिब माहिरीन के नामों पर बहस, इजाजतों की रुकावटें और बयानात के बदलते हुए जाविये हैं। निजी महफिलों का इत्मीनान जब अवामी सतह पर अबहाम में ढल जाए तो एतमाद की दीवार में बारीक दरारें नमूदार हो जाती हैं। सच कहीं दरमियान में खड़ा है, जैसे आईने पर जमी धुंध जिसे हर फरीक अपनी सांस से साफ करने की कोशिश कर रहा हो। अदालत के संगीन दरवाजों के पीछे 10 अरब के हर जाने का दावा एक भारी दस्तक की तरह गूंज रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत ने इस गूंज को लम्हाती तवक्कुफ दिया है। हक़ दिफा के सवाल ने कानून के कटहरे में एक नया चराग रोशन किया है। जबकि जख्म की हकीकत तस्लीम हो चुकी हो तो दरवाज़ा यकायक कैसे बंद हो सकता है। ये मुकदमा सिर्फ आदाद का नहीं, उसूल की हुर्मत का भी है। यहाँ हर तारीख एक मोड़ है और हर दलाइल एक नई समत का इशारा। वाशिंगटन की नशिस्तों से लेकर दाखिली तकरीबात तक बयानियाँ यही है कि तन्हाई की धुन छट रही है और वक़ार की सुबह तलू हो रही है। इसी के साथ IMF की जानिब से मुआशी बेहतरी का एतराफ़, मालियाती सरप्लस और करंट अकाउंट की मस्बत खबर को इस्तेहकाम के तमगों की सूरत में पेश किया जा रहा है। गोया मईशत की नब्ज़ में एक बाकायदा लय सुनाई देने लगी हो। और फिर डील की बाज़गश्त, कभी वजाहत, कभी तरदीद, कभी इशारा, कभी इनकार। एक तरफ कहा जाता है कि जिद ने रास्ता रोके रखा, दूसरी तरफ ऐलान होता है कि कोई समझौता जेरे बहस ही नहीं। यूं लगता है जैसे अल्फाज के घोड़े दो मुख्तलिफ समतों में दौड़ रहे हों, मगर मैदान एक ही हो। मुज़ाकरात की पेशकश और एहतजाज की हिकमत अमली के दरमियान एक मुअल्लक पुल है जिस पर चलने के लिए ना सिर्फ हौसला बल्कि हम आहंगी भी दरकार है। ये सब मनाजिर मिलकर एक ऐसा नक्श बनाते हैं जिसमें रमज़ान की खामोशी भी है और सियासत का शोर भी, जेल की तन्हाई भी है और आलमी स्टेज की रोशनी भी, अदालत की संजीदगी भी है और जलसों की गरज भी। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे दरिया की सूरत है जिसमें कई धाराएं बैक वक्त बह रही हैं। कोई धारा सुकून की खबर लाता है, कोई इज़्तिराब की लहर उठाता है। फैसला अभी पानी की सतह पर नहीं लिखा गया, मगर इतना तय है कि यह दरिया अपने सफर में नए मोड़ जरूर तराशेगा और हर मोड़ पर सवाल भी खड़ा होगा और इम्कान भी। इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साद वसीम ने, और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तनवीर असलम राजा। साद वसीम साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगा। हुकूमत की तरफ से बड़े ही मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ हम देख रहे हैं। पहले एक स्टेटमेंट आती है राना सनाउल्लाह की कि भाई डील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है उन्हें कबूल नहीं। बाद में ये कह दिया जाता है और एक बयान की फिर 3 तरदीदें आ जाती हैं कि डील तो ऑफर हुई ही नहीं, कोई डील की बात ही नहीं हो रही। हकीकत क्या है? कोई बातचीत बीच में चली थी या बस ये बातें ही हैं सिर्फ? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो इंट्रोडक्शन पेश किया है तो बड़ा सस्पेंसफुल और स्पेकुलेटिव है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मूविंग टू योर क्वेश्चन, मेरे ख्याल में हमारे पास 2 ज़ाविये हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हमें ऑब्जर्व करना है। वन बिलोंग्स टू राना सनाउल्लाह साहब एंड अदर जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब और बाकी लोगों की है। तो मैं जो मेरी ज़ाती ओपिनियन है और हालात को समझते हुए मैं अताउल्लाह तारड़ साहब का जो नैरेटिव है उसकी बुनियाद पे अपना आर्ग्यूमेंट रखूंगा कि ना तो ढील है ना डील है और ऐसी कोई भी बात नहीं है।
और जहाँ तक ये बात या शोशा छोड़ा जा रहा है, उस पे मेरे ख्याल में कोई सदाकत नहीं है। राइट अच्छा, इसमें मैं एक चीज इम्पॉर्टेंट ये है कि देखें, नॉर्मली ये है होता है कि ठीक है, गवर्नमेंट बयानियां भी बना रही है कि सब अच्छा है, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान अब आइसोलेटेड नहीं है, आईएमएफ के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है। हमने पार्लियामान के बाहर भी धरना देखा, पार्लियामान में पार्लियामेंटेरियंस मैसूर, पार्लियामेंट लॉजेस, केपी हाउस, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम एक रिहाई फोर्स बना रहे हैं। और कल हमारी प्रोग्राम में शफी जान साहब ने कहा कि रमजान के बाद जो हम करेंगे ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। मेरे ख्याल में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लम्हे के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान सबसे पहले, और पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई क्रूशल टाइम से गुजर रहा है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो पीटीआई ने पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की तरक्की की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के लोगों की पॉलिटिक्स नहीं की। और इनकी 2-3 साल की जो जितनी भी पॉलिटिक्स है वो इमरान खान की रिहाई के मुतालिक है। और उससे शायद पाकिस्तान के मुफाद की ये बात नहीं करते। मैं शफीउल्लाह जान साहब से क्या कह सकता हूँ, उनको क्या नेक्स्ट लेवल होगा। इनकी सारी पॉलिटिक्स ही एंटी स्टेट इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द पीपल है। और एक जो चीज है जैसे ये बार बार हाईलाइट करते हैं वो इमरान खान है। इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रिजनर। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ही इज अ कन्विक्टेड पर्सन, और वो उन तमाम केसेस में कन्विक्टेड हैं जो जराइम उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में खुद किए हैं। तो क्या नेक्स्ट लेवल होगा, मुझे आप बताएं। जो 3 सालों में नहीं हो सका वो नेक्स्ट लेवल क्या होगा। और अवाम ने इनकी नफरत, एहतजाज, इंतशार के बयानी को मुस्तरद किया है और मुस्तरद करते आ रहे हैं। लोगों ने पाकिस्तान में तरक्की को वोट दिया है, तरक्की को पसंद करते हैं, तरक्की के नैरेटिव को अपनाते हैं। अच्छा, इसमें अब जाहिर बात है कि ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ भी आ गया कि अब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इनके बयानिए को एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जो सेहत का मामला है अगर उसकी बात की जाए तो उस पर तो तशवीश अभी भी है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की फ़ैमिली की मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी, और उनका मौक़िफ़ ये होता है कि भाई अगर हम इतने ही मुंतशिर हो गए, अगर हम इतने ही कमज़ोर हो गए, अगर हमारे बयानिए को भी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप मुलाकात पर पाबंदी क्यों लगाए हुए हैं? आप उनके जेल में कैद रहनुमा के एक बयान से डर रहे हैं कि वहाँ से कोई स्टेटमेंट आ जाएगी और वो बयानिया बना देगा। अगर तो वो ख़त्म हो चुकी है पार्टी और पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, फिर तो खुला मैदान दे दें। मैं पहले तो हेल्थ पे बात करना चाहता हूँ। जी। और मैंने हर जगह हर टॉक शो में कहा है कि जो हेल्थ है उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इमरान साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो कोई किसी से, हुकूमत को किसी से कोई खतरा नहीं है। कोई इस शक व शुबे में ना रहे कि हुकूमत को किसी से खतरा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस और हुकूमत की जो रोजमर्रा के मामला है उससे हुकूमत दिन ब दिन मजबूत हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था, जरा प्लीज रिपीट कीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर हुकूमत जो है वो ये कह रही है और आपका मौक़िफ़ ये है कि अवाम ने इनके बयानिए को रिजेक्ट कर दिया है, तो भाई इन्हें खुला मैदान दे दें, दुनिया भी देख ले। वो कहते हैं कि हमारे लीडर के एक बयान से जो अडियाला से आएगा ना, उससे ये हुकूमत डर रही है और इसलिए मुलाकात नहीं होने देती। अच्छा, इमरान खान साहब की मुलाकात 3 साल में पीछे कितनी दफा बंद हुई है, मुझे आप ये बताएं। अगर हुकूमत डरी होती तो पहली मुलाकात पर पाबंदी लगाती। इनकी हर मुलाकात के बाद इनका नैरेटिव क्या है? एंटी स्टेट। इनका हर नैरेटिव क्या है? एहतजाज। मुझे बताएं कोई एक 3 साल में इनकी बहनों की मुलाकात हुई, बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, अब जाके मुलाकातें बंद है ना। 3 सालों में इनकी इन्हीं मुलाकात के, आप इनकी जो बाद में ये बयानियां बनाते हैं, मुझे बताएं कहाँ इमरान खान ने पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात की? बताएं मुझे। सिर्फ एक ही बात, इमरान खान की रिहाई, इमरान खान का एहतजाज, हर चीज एहतजाज डिस्टेबलाइजेशन की तरफ है। इनका कोर नैरेटिव जो है वो डिस्टेबलाइजेशन है।
और दैट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मैं आपसे पूछता हूँ, इनके स्पोक्स पर्सन हैं, इनके बयान, इमरान खान से जो पीछे इनकी बहनों की भी मुलाकात हुई है या 2-3 साल में एक भी मुझे ऐसी स्टेटमेंट बताएं जिन्होंने पाकिस्तान को यूनिफाइड किया हो, बताएं मुझे। बिल्कुल, आपका पॉइंट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मौक़िफ़ भी लेंगे। जी। और ये हमसे हमसे सिर्फ हमें एक तरफ बात कहते हैं कि जी हमने मुलाकात नहीं होने दी। हमें इमरान खान से मुलाकात की बात नहीं है, और अगर एक शख्स हर वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज, एंटी स्टेट और जलाओ घेराव का मशवरा दे और उसकी जमात उसे फॉलो करे, जिससे आम आवाम, मुल्क पाकिस्तान, उसकी माशियत, सियासी इस्तेकाम, सबको नुकसान पहुंचे, तो बताएं आप मुझे इसका राय बता दें, हम और हुकूमत क्या करें? क्या क्या फिर इस मुल्क को गिलाओ जलाओ की तरफ लेके जाएं, इंतशार की तरफ लेकर जाएं, एहतजाज की तरफ लेकर जाएं, कारोबारी बंद कर दें, क्या करें आप हमें बताएं। नहीं, इसमें नुक्ता तो ये है ना कि देखें, जो एक जमहूरी हक़ है या फिर जो आइनी हक़ है वो भी नहीं लिया जा सकता ना। और गवर्नमेंट जो है वो जो उसके पास ऑप्शंस है उन्हें एक्सरसाइज करे, लेकिन अगर मुलाकात एक लीगल प्रोसीजर है, मुलाकात पे पाबंदी, तो फिर वो सवाल उठता है कि भाई गवर्नमेंट को ऐसा क्या। और दूसरी सांस में हुकूमत ये कह देती है ना कि ये तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, इनकी तो अपनी सियासत बची कोई नहीं, अवाम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो कॉल दे भी देंगे तो अवाम ने तो रिजेक्ट कर दिया हुआ है। तो कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया है। इनकी 8 फरवरी की कॉल कहाँ गई? इससे पहले जो कॉल गई आपने अली मीर कंडापुर के, वो इंटरव्यू नहीं सुना जिसको वो कह रहे थे कि मैं पीछे आया तो मेरे पीछे सिर्फ 15 लोग थे, तो कहाँ थे लोग? बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, साद साहब आपकी जानिब आऊँगा, इससे फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं तनवीर साहब, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर बात करना इस वक्त ज़रूरी है कि इस वक्त जो एक डिस्कशन चल रही है जहाज़ के हवाले से, बड़ा एक यूनिक सा काम किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि एयर पंजाब के लिए कमर्शियल एयरक्राफ्ट से पहले एक लग्जरी बिजनेस एयरक्राफ्ट ले लिया। इसकी अभी तक वजाहत कोई अच्छी बन नहीं पाई, अभी तक बना है कोई इसका बहाना वगैरह, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हाथ तराश पाई है या अभी वक्त लगेगा? बेसिकली अगर मैं फेयरली बात करूं जी। तो मेरे ख्याल में कि हुकूमत पंजाब को इस पे एक वाज़ेह स्टेटमेंट देनी चाहिए, जो फेयर बात है, जी। ताकि ये भाम दूर हो। हम सब जो लोग हैं वो पब्लिक के प्रोडक्ट हैं, और अगर किसी भी हमारे अमल से पब्लिक में कोई तशवीश पाई जाए तो वो मेरे ख्याल में हमें वजाहत कर देनी चाहिए। सिर्फ एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो एयर पंजाब का एयरक्राफ्ट है, ये मरियम नवाज शरीफ के लिए पर्सनली नहीं है, दैट इज फॉर द पंजाब गवर्नमेंट एंड फॉर द एवरी चीफ मिनिस्टर जो हु विल बी कमिंग इन फ्यूचर, जो जो भी सर्व करेगा। मगर आप अगर इसको पॉजिटिवली तौर पे अगर आप देखना चाहें तो एक पहलू ये है, चूंकि ये सर्विसेज नई शुरू हो रही हैं एयर पंजाब की, और जिस कंपनी का ये त्यारा है, शायद हम उसकी क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट को भी मुआयना कर सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में भी देखना चाहें तो माइट बी दैट इज फर्स्ट इंस्टेंस आई मस्ट से। तो बहरहाल आपकी बात, चूंकि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा, नेशनल मीडिया पे इस बात पे डिस्कशन हो रही है, तो मेरे ख्याल में कि पंजाब गवर्नमेंट को इस पे एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए। बड़ी मगर रीजनेबल मैं बात भी की अगर आपने। इसको एज जी। एन, और अगर मैं एज एन इंडिपेंडेंट बात करूं तो देखिए, हम कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम उसका पहले पायलट प्रोजेक्ट करते हैं। अब एयरलाइन, एयर पंजाब गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक नई एयरलाइन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। और अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है ये आई मीन एज एन एग्जाम्पल, तो इससे भी कोई अच्छा अगर हो सकता तो वो देख लेते। बहरहाल मेरे ख्याल में हमें इसमें इतनी तनकीद नहीं करनी चाहिए जितनी तनकीद का ज़द में है, और इसके पॉजिटिव पहलू को भी देखना चाहिए कि इस जो कंपनी है, इसके पूरी दुनिया में जो है एयरक्राफ्ट एक वेल नोन रिकग्निशन रखते हैं।
तो इस जी वक्त वी कैन जी, गेज पॉइंट आ गया मल्टीपल आपका। थिंग्स मैं फॉर द इसी के ऊपर बेटरमेंट। तनवीर असलम राजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, बल्कि इधर से ही गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, फिर एहतजाज और पीटीआई की पॉलिसी पर भी बात कर लेंगे। ये जो जहाज़ का मामला है, ये इस वक्त बड़ा वायरल हुआ और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत भी हो रही है। आपकी क्या इनपुट है इस हवाले से? क्या हुकूमत की जो वजाहत है उससे मुतमईन है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत जैसे अभी हमारे भाई मैं दूसरी लाइन पे था बात कर रहे थे कि पीटीआई जो है सिर्फ एजुकेशन की पॉलिटिक्स करती है, एहतजाज की पॉलिटिक्स करती है, ये मुल्क का नहीं सोचते, ये अवाम का नहीं सोचते। तो बस ये जहाज और ये फिर जो इससे पहले कुछ अरबों रुपए की करप्शन और फिर समूह के नाम पे 100 रुपया, ये बस इसको ये अपनी ड्यूटी समझते हैं और इसको अपना हक भी समझते हैं। उसके बाद जो मैं कहता हूँ कुछ बचा कुचा इनको समझ आती है कि लोगों को बेवकूफ बनाना, अगला इलेक्शन लड़ना है, तो ये अवाम के लिए काम करते हैं। तो ये जहाज छोटी मोटी बात है। आप अगर पंजाब असेंबली का बजट देखें और फिर जो डेवलपमेंट का बजट आप देखें और स्मोक के नाम पे जिन्होंने पैसे लिए और धीरानी प्रोजेक्ट और पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे अवाम को बेसिकली कोई फायदा नहीं होना, लेकिन उसमें एडवर्टाइजमेंट के नाम पे और वो कागजात में नंबर्स गेम और के नाम पे अरबों रुपया इन्होंने लूटा है और ये कंटिन्यूसली लूट रहे हैं। क्योंकि कल भी मैं एक टॉक शो में बैठा था, मैंने वहाँ ये बात की थी कि ये अपना बोनस टाइम गुजार रहे हैं, ये अपना वो टाइम गुजार रहे हैं जो ये डिजर्व नहीं करते, यानी कि ये वेंटिलेटर के ऊपर है और उस दौरान ये जितनी मार धाड़ कर सकते हैं, लूट मार कर सकते हैं, बिकॉज उनको ये पता है कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। 8 फरवरी को लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, 2018 में लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो अभी तो ये जबरदस्ती बैठे हैं सिस्टम में। तो आप इनसे ये जहाज तो वो छोटी मोटी बात है, इस पर बड़ी एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। और जहाँ तक लोगों के पाकिस्तान के लोगों की बात है, तो सर दुनिया में ये निज़ाम होता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे होगी, कौन रूल करेगा, कौन पावर में होगा, ये पब्लिक ने डिसाइड करना है और ये पब्लिक को मानता ही नहीं है। मतलब ये पब्लिक के डिसीजन को, पब्लिक के मैंडेट को ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। इन्होंने जाली पेपर बना के, जाली कागजात बना के, इन्होंने रिजल्ट बना के इस सिस्टम के ऊपर बैठे हुए, तो इनके मुंह से पब्लिक की बात करना या लोगों के तकलीफ की बात करना वैसे ही अच्छा नहीं लगता। तो अब जब तक ये बैठे हुए हैं जाली तौर पे और जबरदस्ती इस निज़ाम पे कब्जा किया हुआ है, तब तक एजुकेशन जारी रहेगी, हम मुज़ामत करते रहेंगे और जब तक हम लोगों को इस निज़ाम से आज़ादी नहीं दिलवाते, क्योंकि हमारी लड़ाई हुकूमत की, पावर की, ये सिस्टम की नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि हमने इस निज़ाम को बदलना है ताकि अगली दफ़ा ये हो कि अवाम जिसको चुने, जिसको मैंडेट दे, वो हुकूमत कर सके। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साथ वसीम और तनवीर असलम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तनवीर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर बात करना ज़रूरी है कि आपकी जो जमात है उसने अब ये कह दिया है कि हम रमज़ान के बाद कुछ न कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की मुलाकातें तो बदस्तूर बंद रहेंगी। 3 महीने बाद जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई फैमिली के साथ, उनकी अपनी फैमिली के साथ, वो भी बंद हो जाएंगी। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि इमरान खान की हमशीरा जो हैं अलीमा खानम साहिबा, उन्हें भी एक मुकदमा जो उनके खिलाफ चल रहा है उसमें सजा दे दी जाएगी। इस सब में सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिछले दिनों एक धरना भी दिए रखा पार्लियामेंट के बाहर भी और दीगर जगहों पर भी, हमने भी कवर किया, वो ख़त्म आखिर क्या हासिल करके किया है? देखें, कहने का मकसद है कि जो पॉलिटिक्स है या जो पॉलिटिक्स के अंदर रेजिस्टेंस है, उसको कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रेजिस्टेंस है या जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, वो पिछले 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद, अभी 8 फरवरी को 2 साल हो गए। हम 2 साल से लगातार अपोजिशन कर रहे हैं और अपोजिशन भी एक होता है टिपिकल अपोजिशन कि आप मीडिया में आ गए, आपने बयान दे दिया, आप असेंबली में आ गए, आपने तकरीर कर दी। एक वो एजुकेशन है कि 2 सालों में मेरे ऊपर 22 मुकदमे हुए हैं। तो आप ये खुद हिसाब लगा लें कि बाकी लोगों के कितने मुकदमे हुए हैं। 2 दफा मैं जेल गया हूँ,
तो ये जो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, जो हम एजिटेट कर रहे हैं, ये आसान चीज नहीं है, ये कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद पीटीआई के ऊपर ये क्वेश्चन करना कि पीटीआई जो है इनके पास लोग नहीं है, ये एहतजाज नहीं कर सकते, मैं इनको ये कहता हूँ कि आप छोड़ लें एहतजाज, आप लोगों की बात भी छोड़ दें। आप सिर्फ ये कहें कि आप कर लें, आप उनको जोर डाल सकते हैं ना। हम कोई किसी किस्म की कहते हैं कि गुमला देगा, हम लियाकत बाग में आएंगे और लोगों का पावर शो करके देखिए दुनिया में आपने हेडकाउंट्स दिखाने हैं अपोजिशन में कि कितने लोग आपके साथ हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप पॉपुलर हैं या दूसरी जमात पॉपुलर है। जो जमात पॉपुलर होती है, जो लोग पॉपुलर होते हैं वो रूल करते हैं, तो ये पॉपुलैरिटी से डरते हैं। अच्छा, ये अपने हक में लोगों को निकाल के दिखा दे। तो कहने का मतलब है कि जब आप सियासत को निकाल के कुछ स्पेशल एसी हीटर के कमरों में ले जाएं और वहां बैठ के फैसला करें कि कौन सेनेटर बनेगा, कौन वजीर दाखिला बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, तो फिर अवाम का तो इस सियासत में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ये आप बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज ना समझे कि हमने अगर धरना कॉल ऑफ कर दिया, धरना जो हमने वहां दिया था उससे रिजल्ट ये आया कि दुनिया को पता लगा है कि खान साहब के साथ ये जुल्म हो रहा है और खान साहब के साथ एक बेसिक ह्यूमन राइट है ये भी मेरे भाई कह रहे थे जी, खान साहब के ऊपर जाली सियासी मुकदमात हैं। खान साहब के ऊपर कोई अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। खान साहब के ऊपर गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जलाने का केस नहीं है। खान साहब के कोई बच्चे अरबपति नहीं हो गए। जुनैद सफदर ने 30 अरब रुपए की एक शादी की और अभी दूसरी शादी की और उसने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया। मरियम नवाज ने अपनी जिंदगी में एक दिन प्रोफेशनल लाइफ में गुजारी, वो खरबों रुपए के मालिक है। तो असल प्रॉब्लम ये है, असल केसेस ये हैं जिनके ऊपर इनको जेल में डाला गया था। पॉइंट आ गया तनवीर साहब, मैं इस पे साद वसीम साहब की जानिब आऊंगा। आप साद वसीम साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे ना? बड़ी पेशेंस से सुनी है। बात यह है कि 2018 से लेकर बल्कि 2014 से लेकर 2022 तक इमरान खान साहब अपनी जरा पॉलिटिक्स को रिव्यू करें। और ये जो बार बार हमें कह रहे हैं कि हम पब्लिक के वोट से आए हैं, वो अंपायर की उंगली पब्लिक का वोट थी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 2018 में पीटीआई कैसे इक़्तिदार में आई थी? ये कोई कहने वाली बात है? और 2022 में आप ये कह रहे हैं कि हमने जितनी ऑपोजिशन की है वो किसी ने नहीं की। भाई 2018 से 2022 तक जितनी ऑपोजिशन हमने की आपने बिल्कुल भी नहीं की। मैंने 2018 में पहला इलेक्शन लड़ा था और आपकी गवर्नमेंट ने मुझ पे मुकदमा चलाया था कि मैंने 12 साल की उम्र में अपने वालिद की मावनत की है एक कॉलोनी बनाने में जिसमें टैक्स रिवीजन था। मैं तो 2025 में पहला आई वाज द फ्रेश गाय इन द पॉलिटिक्स। ये जो आप हमें बता रहे हैं कि हम पब्लिक के वोटों से नहीं आए, तो 2018 में आप किस तरह आए थे भाईजान? इन सारी चीजों का जो मौकफ है, मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ज्यादा माजी की तरफ जाऊंगा तो आई हैव मल्टीपल थिंग्स टू हाईलाइट एंड टू क्रश माय ब्रदर्स आर्गुमेंट, मगर इससे फायदा कुछ नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि हम सबको इंक्लूडिंग यू, योर पार्टी, मी एंड माय पार्टी एंड ऑल अदर स्पेक्टर्स मस्ट कम इनटू प्ले और हम माजी से सबक सीखते हुए एक रिफाइन डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े जहां हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जनरेशंस के लिए कुछ करें। जो आज आप मुझे निज़ाम की बात कर रहे थे, मुझे आप बताएं 2018 के बाद 2022 तक आपने क्या निज़ाम में बेहतरी लाई है? किस तरह आपने सियासी जमातों को, पॉलिटिक्स को इस कंट्री में स्ट्रेंथन किया है? आप मुझे करप्शन की बातें कर रहे हैं, फराह गोगी और उस्मान बुजदार, ये गवर्नेंस मॉडल है? आप इन चीजों की बातें कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों को तस्लीम भी नहीं करते और आप हम पे कीचड़ उछाली जा रहे हैं। और ये तमाम वो फ्लॉज हैं जो पहली दफा 2018 में सामने आए। तो आप हमारी गवर्नेंस से भी राजी नहीं है। मैं ये 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान का किरदार देख लें आप, और शायद 78 साल में इतना बुरा नहीं था। करप्शन इंडेक्स का आप नैरेटिव लगाते थे, क्या पंजाब में करप्शन नहीं थी? क्या डीसी और डीपीओ पैसे देकर नहीं लगते थे? आप हमें क्या बातें बताते थे? मैं हैरान होता हूं समटाइम्स कि आपकी बातें सुन के। यार आप प्लीज
मैं ये बात फिर कहना चाहूंगा कि हमें आगे बढ़कर इस मुल्क के लिए अपने माजी के तमाम तजर्बात से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, COD2 हमें तमाम सियासी जमातों को और इस पॉलिटिक्स में स्पेशली हमें एक चार्टर ऑफ एथिक्स भी करना चाहिए कि हम एक लिमिटाइज वे में तनकीद जरूर करें, क्रिटिसाइज जरूर करें, मगर हम तमाम हमारा इतना पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली बन गई है कि हम किसी को जब तक कोई हेटेड और किसी हार्श वर्ड में ना करें तो वो हमें अच्छा ही नहीं लगता। इन तमाम चीजों को 2026 में नहीं, 2035 के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए मिल बैठकर हमें एक इत्तेफाक राय से मैं समझता हूँ आगे चलना चाहिए। मगर कंक्लूडिंग नोट पे भाईजान मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप हम पे एलिगेशन लगाते हैं तो फिर आप भी उससे बरी ज़िम्मा नहीं साथ है। साहब पॉइंट आ गया आपका। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्रेक ले लिया है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साथ साहब इसमें नुक्ता यह है कि ये तो फिर वही बात होगी कि आप भी बैसाखियों पर आए थे तो अब भी कोई आ जाए, और ये एक सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि जब PTI की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की भी हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ नॉट मेक वन राइट। मैंने तो बड़े दिल से यही बात की है कि हमें माजी से एक्सपीरियंस सीखकर, एक्सपीरियंस लेकर आगे अच्छे तरीके से चलना चाहिए ताकि हम इस सिस्टम को, डेमोक्रेसी को और जनरेशंस को हम एक स्ट्रेंथन पाकिस्तान दें। ठीक हो गया। मैं तो कह रहा हूँ मैं ये भी बात माने, ये बात क्यों नहीं मानते? मैं तनवीर साहब आपकी जानिब आऊँगा। देखें वो तो ये कहते हैं कि बैठे मुज़ाकरात करें, एक एक कदम पीछे हटें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक एहतजाज की सियासत के तरफ जाने वाली है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से सुहेल आफरीदी साहब ने रिहाई फोर्स का ऐलान किया, तनकीद हुई, कंट्रोवर्सी बनी, वजाहत आ गई, वो उस एपिसोड से हम आगे निकल गए। अब ये खबर आ रही है कि अपोजिशन लीडर समेत जो सीनियर PTI के रहनुमा हैं उन्होंने इस रिहाई फोर्स के ऊपर ज़रा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ये आखिर PTI के अंदर के इख्तलाफात, देखें आपका ये मौक़िफ़ है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इस कश्ती को बाहर से अगर लहरें तंग कर रही हैं तो अंदर से भी तो ये एक समत का तयन नहीं कर पा रहे ना जो सवार हैं। देखें हमारा मसला ऐसा है कि खान साहब से जो हमारी मुलाकात है वो पिछले 3 महीने से नहीं हुई। देखिए कोई भी जो पार्टी है जब वो उसका सरबराह जो है वो जेल में है और उससे मुलाकात नहीं हो रही तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कंसल्टेशन की, डायरेक्शन लेने की, इंस्ट्रक्शन लेने की। मतलब जैसे जरदारी साहब जेल में थे या नवाज शरीफ साहब जेल में भी थे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको अपने वकीलों से, फैमिली से या अपने दोस्तों से मिलने में पाबंदी हुई। तो वो लोग मिलते थे, वो उनसे डिस्कशन भी करते थे, वो उनसे हदायत भी देते थे, पॉलिटिक्स में डिस्कस करते थे। तो जब तक खान साहब से मुलाकात हो रही थी, जब तक खान साहब से इंस्ट्रक्शन आ रही थी तो तब तक इस तरह की कंफ्यूज नहीं थे। तो लेकिन कंफ्यूज होती है, छोटी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान के 75-80% लोग उसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है। तो जब हमने कोई डिसीजन लेने होते हैं, चीजों को डिस्कस, अगर चंद एक लोग हों, जैसे जरदारी साहब की पार्टी में उसमें चंद लोग हैं, फैसले या जरदारी साहब में करने होते हैं या फरियाद तालपुर में करने होते हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन अगर वो इनके वो नहीं है तो ऑब्वियसली बिलावल को डिसीजन लेने में या आसफा को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होंगी। इसी तरह सेम पोस्ट को नून लीग। तो PTI का प्रॉब्लम ऑब्वियसली खान साहब ने कोई ऐसी मौजूदगी तो रखी नहीं है। अगर फैमिली भी है तो फैमिली टिकट की पॉलिटिक्स में नहीं है, ना वो इलेक्शन लड़ते हैं, ना वो किसी पार्टी के किसी ओहदे में है। तो वो खान साहब की रिहाई के लिए या खान साहब का मैसेज बाहर लेके आते थे तो उनकी भी मुलाकात बंद हो गई है। तो चेयरमैन से मीटिंग नहीं होती, किसी से भी मीटिंग नहीं होती। अगर हमारी खान साहब से मुलाकात हो तो इस तरह की कंफ्यूजन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली जो खान साहब चीजों को डायरेक्ट, जब तक खान साहब ने जो कॉल दी थी 26 नवंबर तक या उससे पहले भी, तो उन कॉल्स के ऊपर ऑब्वियसली सारे लोग यूनाइटेड थे और जैसे खान साहब ने कहा वैसे ही उनके ऊपर अमल हुआ। तो बाहर ऑब्वियसली यही होता है कि एक इतनी बड़ी पार्टी है तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग लाइक माइंड होते हैं, कुछ लोगों का आपस में इख्तिलाफ होता है, दड़े होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। ये कोई PTI में नई बात नहीं, ये सब पार्टीज में होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये एक प्री प्लान सोची समझी साजिश है PTI को इन कंफ्यूजन में डालने के लिए,
छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांटने के लिए कि खान साहब की मुलाकात नहीं कराई जा रही। बात हो जाए तो फिर ये सब मसले हल हो जाएंगे। ठीक हो गया, पॉइंट तो ये भी है। और शायद मैं एक रिप्लाई करना चाहूंगा अपने भाई को। उन्होंने कहा कि फराह गोगी ने और उस्मान गुजार ने पता नहीं किसने क्या प्रेफरेंस, तो वो मेरी की सारे वजूद है, अदालत आपके पास है, नैब आपके पास है, आपके पास किसानों को पकड़ के जाएं, अदालतों में खड़ा करते हैं। आपने हमारे ऊपर हजारों मुकदमे बनाए हैं, उनमें से एक भी मुकदमा करप्शन का नहीं है, एक भी मुकदमा जो है किसी 2 नंबरी या कोई हुकूमत का या खजाने का कोई गलत इस्तेमाल नहीं है। सारे पॉलिटिकल केस हैं हमारे ऊपर, जितने केसेज हैं सब दहशतगर्दी के केसेज हैं। तो आपके पास इदारे मौजूद हैं, आपके पास अकाउंटेबिलिटी भी है, आप करें हमारा एहतसाब, खोलें हमारे केसेज यहाँ पे, हम उसका जवाब दें। ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप किसी भी बैठ के मफरूजे कायम करें। इनके केसेज तो हमने बनाए थे, हमारी हुकूमत में बने थे, इनके केसेस तो पहले से बने हुए थे और वही केसेस बने थे जिसकी वजह से इनकी हुकूमत भी गई थी, उनको जेल में भी डाला था। तो दिस इज द डिफरेंस। राइट। देखिए साद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। वो तो यही कहते हैं कि भाई हमने तो कोई आप पे मुकदमे नहीं बनाए, और अगर आप लोग अभी भी सियासी मुकदमात बना रहे हैं। अच्छा, आपने साद साहब जो बात की थी, चले इस पे भी आप अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन आपने जो बात की थी कि आगे बढ़ना चाहिए, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, ये सब होता है, लेकिन जब CBMs की बात होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की हम बात करते हैं, तो आम हालात में दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि जो हुकूमत है ना, उस पर ज़्यादा वजन होता है कि वो ज़रा बड़ेपन का मुजाहरा करे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में आगाज़ करे। तो जो असीरान हैं कोट लखपत में, उमर रसीदा और बुज़ुर्ग और ख़वातीन, और यहाँ से अगर हुकूमत आगाज़ करती है तो देखें दूसरी तरफ तो ऑटोमेटिकली बयानिए में नरमी आ जाएगी। और अगर ये करने के बाद दूसरी तरफ से बयानिया सख्त रहा तो लोग उन पे बात करेंगे कि भाई अब आप लोगों का क्या मसला है। तो CBMs अगर होते हैं तो वो तो गवर्नमेंट आगाज़ करे, बिस्मिल्लाह करे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें कूल डाउन ही होती हैं। बड़ी अच्छी बात है। और CBMs जो हैं वो बोथ साइड्स पे इम्प्रूव होने चाहिए। मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने कब मुज़ाकरात से नफ़ी की और कौन हमेशा मुज़ाकरात से भागा है? किसने मुज़ाकरात में कंडीशनैलिटीज के साथ मुज़ाकरात की बात की? मुझे आप बताएं। अब जो एक तरफ मेरे भाई कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं, आपके पास हैं, आप उनको मतलब एज पर लॉ प्रोसीड करें, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये तमाम असीरान, अगर आपको अदालत पे कॉन्फिडेंस है तो ये अपने केस परसू कर रहे हैं, इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। मुज़ाकरात टेबल पे बैठ के कंडीशनैलिटीज के साथ नहीं होते, थ्रेट के साथ नहीं होते कि आपने हमारी ये बात ना मानी तो मुज़ाकरात खत्म। ऐसा काम मुज़ाकरात होते हैं। और आप इनकी प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें, फ्रॉम नेशनल असेंबली और जितने भी CBM मेजर्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट ने कहाँ स्टेप बैक किए। मगर यहाँ मसला ये है, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अगर हमारी ये ना बात मानी गई तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर हमें मुलाकात ना दी गई हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसका मुझे बताएं क्या हाल है? क्या इस तरह मुज़ाकरात होते हैं? इस तरह टेबल पे बैठेंगे हम? इस तरह हम पाकिस्तान की बेहतरीन नस्लों की बात करेंगे? उसका एक प्रॉपर। अब दूसरी बात ये कि मेरे भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैं एक जमात से हूँ, मेरी एक आइडियोलॉजी है, मैंने अपनी जिंदगी की, मेरे फैमिली ने 25-30 साल एक आइडियोलॉजी के साथ गुजारे हैं। आज तरीके इंसाफ का ऑपोजिशन लीडर ही कोई PTI का नहीं है। बैरिस्टर गौर है, बताएं मुझे उनकी क्या सर्विसेज एज ए कारकुन PTI के लिए। ये बड़ा माइंडसेट मैटर करता है। वो तमाम लोग जो PTI के ग्रासरूट लेवल से आइडियोलॉजी को परसू नहीं करते, उनको सिर्फ आपने अभी ऑपोजिशन के तौर पे बनाया हुआ, बताएं उनकी क्या आइडियोलॉजी है आपकी? पॉइंट आ गया जी। अपना भी तो बात करें ना। बिल्कुल पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया साद वसीम साहब और तनवीर असलम राजा साहब, आप दोनों। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।